मेरा क्या कसूर सीजन 3। हे फ्रेंड्स, रुखसार जी के बार बार बोलने पर मुझे इस स्टोरी को यूट्यूब पर लाना पड़ रहा है। चलिए स्टोरी शुरू करें। 14 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये क्या तरीका है किसी का रास्ता रोकने का। एक लड़की कॉलेज गेट पर खड़ी अपने सामने मौजूद काफी सारे विदेशी लड़कों को देखकर बोली, क्या हुआ? हम सबको साथ देखकर हवा निकल गई। तेरी दोस्तों के साथ तो बड़ी हीरोइन बनी घूमती है और अब हमें देखकर डर लग रहा है। एक लड़का जोरों से हंसते हुए बोला, डर वो भी परिराज को हो ही नहीं सकता। अब चुपचाप मेरे रास्ते से हटो वरना मुझे अच्छी तरह से आता है तुम जैसों से निपटना। फिर थोड़ा रुककर अपने होठों पर रहस्यमयी मुस्कान लिए, लगता है हर बार हारकर और पिटकर तुम लोगों का पेट और दिल दोनों ही नहीं भरता। जो चले आते हो हर बार इस तरह से मुंह उठाकर परी बड़ी ही अजीब तरह से उन सारे लड़कों को देखकर बोली, यू परिराज नाम है मेरा, इतना खूबसूरत और सुंदर नाम है मेरा कि तुम लोगों की औकात नहीं मेरा नाम भी ले सको। मैं अपने कॉलेज की सबसे हॉटेस्ट और सेक्सी स्टाइलिश लड़की हूँ। सारा कॉलेज मुझे हॉटनेस क्वीन के नाम से जानता है। परी उस लड़के की बात बीच में ही काटकर अपने बालों को अपने एक हाथ से संवारते हुए बोली। परी की बात सुनकर उसे घेर कर खड़े सारे लड़कों का चेहरा एकदम काला पड़ जाता है और उन्हें याद आता है किस तरह से ये लड़की और इसके दोस्त न सिर्फ उसे हर कंपटीशन में हराते हैं बल्कि उनका और उनके कॉलेज का मजाक भी बनाते हैं। और हर बार ये लोग बुरी तरह से हार जाते हैं, फिर वो कोई कंपटीशन हो या हाथापाई आज तक कभी भी वो इन लोगों से नहीं जीत पाए। यही सब सोचकर उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है। अब देख क्या रहे हो, हटो मेरे सामने से। परी एक लड़के को धक्का देते हुए जैसे ही आगे बढ़ने को होती है ठीक वैसे ही उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। ये फील करते ही वो जैसे ही अपने हाथ को देखती है उसके कानों में उस लड़के की आवाज पड़ती है जो उनके दुश्मन कॉलेज टीम का लीडर होता है। हॉटनेस सेक्सी क्वीन, चलो आज चलकर अच्छे से तारांकन एक्स करते हैं, फिर तुम्हें पता चलेगा कौन कितना सेक्सी और हॉट है। वो लड़का परी को गंदी तरह से घूरते हुए बोला। उस लड़के ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी उतने में ही एक जोर का मुक्का उसके गालों पर पड़ता है और वो लड़का सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। कॉलेज गार्डन। क्या हुआ पीहू, तू इतनी दुखी क्यों लग रही है? अभ्यांश पीहू की पीठ से ठीक कर अपनी पीठ उसकी पीठ पर टिकाकर बैठे हुए ही बोला, कुछ नहीं यार, बस ये सोच रही हूँ हमारा कॉलेज ग्रेजुएशन कैंप में अब बस लास्ट के 3 महीने ही बचे हुए हैं, उसके बाद तो हम सब अलग हो जाएंगे, फिर शायद ही कभी मिल पाएंगे। यही सोचकर मैं दुखी हो रही हूँ। पीहू बड़ी ही मायूसी के साथ बोली। इसमें इतना उदास होने वाली बात क्या है? एक काम करते हैं, तू ना अभ्यांश से शादी कर लेना और मैं परी से शादी कर लूंगा, फिर हम चारों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अभ्यांश उन दोनों की बात सुनकर हंसते हुए बोला, अभ्यांश तुम ना हमेशा मजाक करते रहते हो, मैं इतना सीरियस होकर बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। पीहू अपने हाथों की मुट्ठी बना अभ्यांश के सीने में मारते हुए बोली, आओ बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। ये लड़की इतने हैंडसम और सुंदर से लड़के को पिट रही है, वो भी इस तरह से। अभ्यांश हरी घास पर ही पीठ के बल लेटते हुए बोला, अच्छा तो मैं तुम्हें मार रही हूँ, रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना बोल पीहू जैसे ही अभ्यांश को मारने के लिए उस पर झुकती है ठीक वैसे ही अभ्यांश पीहू को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके ऐसे खींचने पर पीहू अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और सीधे अभ्यांश की बाहों में जाकर उसके सीने से लग जाती है। ये सब कुछ इस तरह से होता है कि पीहू तो कुछ समझ ही नहीं पाती है और पास ही बैठा अभ्यांश उन दोनों को देख धीरे से हंस रहा था। उन तीनों में से कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक लड़का दौड़ते हुए उनके पास आता है और जोरों से हाँफते हुए ही अपने दोनों घुटनों पर अपने दोनों हाथों को रख बोला, परी की लड़ाई सामने वाले कॉलेज के लड़कों से हो रही है, जल्दी चलो। जैसे ही उन तीनों के कानों में उस लड़के की आवाज पड़ती है ठीक वैसे ही वो तीनों की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। कॉलेज गेट। हाउ डेयर यू ऑल हैव सो मच करेज टू से सच बैड थिंग्स टू मी, टुडे आई विल किल ऑल ऑफ यू, आई विल नॉट स्पेयर एनीवन। परी उन लड़कों को बुरी तरह से पिटते हुए बोली, क्या कहा तूने? मुझे हाथ लगाएगा? परी राज को हाथ लगाएगा? मेरे साथ सोना है तुझे, चल मैं आज तुझे हमेशा के लिए ही सुला देती हूँ। परी उस लड़के को बुरी तरह से पिटते हुए ही चिल्ला रही थी और वो लड़का जिसने परी से गंदी बात की थी वो किसी फुटबॉल की तरह परी से पिट रहा था। परी जोर से उस लड़के के पेट पर एक लात मार उसे किसी सामान की तरह दूर फेंक देती है। यू ब्लडी फकिंग बास्टर्ड, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। परी ये बोलते हुए उस लड़के को पिट ही रही थी उतने में ही एक लड़का परी के पीछे आकर उसे पीछे से बेट मारने के लिए उठाया ही था और जैसे ही वो परी को मारने वाला होता है ठीक वैसे ही 2 मजबूत हाथ आकर उस लड़के को रोक लेते हैं। उन 2 मजबूत हाथ को देखते ही वो लड़का जिसने बेट पकड़ा हुआ था वो बेट छोड़कर पीछे हट जाता है। लगता है यहाँ पर मार खाने हिजरों की टोली आई है, तभी तो बार सामने से नहीं पीछे से हो रहा है।
जैसे ही अभियांश की बात सबके कानों में पड़ती है, ठीक वैसे ही वो सारे लड़के गुस्से से भर जाते हैं। और जैसे ही अव्यांश और अभियांश को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही दोनों लड़के मिलकर उन सभी लड़कों की जमकर पिटाई लगाने लगते हैं। और उनके कॉलेज के सारे स्टूडेंट जो वहां पर मौजूद थे वो जोरों से सीटी और तालियां दोनों ही बजाने लगते हैं। परी, परी छोड़ उसे, वो मर जाएगा, छोड़ दे उसे, तूने पहले ही उसे काफी ज्यादा मार दिया है, अब छोड़ भी दे उसे। पीहू परी को उस लड़के से दूर ले जाते हुए बोली। छोड़ पीहू मुझे, आज मैं इस ब्लडी बास्टर्ड की जान ही ले लूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, इसके लिए फिर मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। परी काफी गुस्से में उस लड़के के हाथ पर अपनी हील जोर से रखकर बोली। परी की इस हरकत से उस लड़के की तेज दर्द भरी चीख निकल पड़ती है। परी चल यहाँ से, पीहू परी को समझाते हुए बोली। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, आज तो इसकी जान लेकर ही रहूंगी। हर बात मुंह के बल गिरता है मगर फिर भी गंदा सा मुंह उठाकर यहाँ पर चला आता है। परी जोरों से चिल्लाते हुए उसे पैरों से कुचलते हुए बोले जा रही थी। अव्यांश रोको इस लड़की को, पीहू मासूमियत के साथ बोली। पीहू की बात सुनते ही अव्यांश झट से परी के पास जाकर उसे उसकी कमर से पकड़ ऊपर उठा लेता है, कर कॉलेज के अंदर जाने लगता है। छोड़ मुझे अव्यांश, छोड़ दे वरना मैं तुझे पिट दूंगी, परी गुस्से में चिल्लाई। मगर अव्यांश उसकी एक नहीं सुनता और उसे उठाकर वापस से उसी जगह पर ले आता है जहां पर वो तीनों पहले से मौजूद थे। पागल हो गई है जो इस तरह से लड़ रही थी, अव्यांश डांट लगाते हुए बोला और घास पर पटक दिया। गलती उसकी थी, उसने मेरा रास्ता रोका और ऊपर से उसने मुझे अपने साथ सोने को कहा, परी गुस्से में चिल्लाए। क्या पीहू, अव्यांश, अभ्यांश तीनों एक साथ चिल्लाए। इंडिया, दोस्तों इंडिया और लंदन दोनों का टाइम अलग होता है, जिस कारण मुझे समय को ध्यान में रखकर लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं दिन रात डालकर लिख दूंगी। आई होप अब सब समझे। आदर्श जी, आदर्श जी कहाँ हो आप आदर्श जी, नियति जोरों से चिल्लाते हुए बोली। आदर्श जो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा अपनी शर्ट की बटन लगा रहा था। जैसे ही उसके कानों में अपनी प्यारी सी पत्नी की आवाज पड़ती है, ठीक वैसे ही वह डर जाता है और डरते हुए खुद से ही बोला, अब मैंने क्या कर दिया जो भाषण की दुकान फिर से शुरू हो गई। आदर्श जी जल्दी से यहाँ पर आइए वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आदर्श अपनी सोच में गुम था, उतने में ही नियति की वापस से आवाज आई, जिसे सुनकर आदर्श डरते हुए ही कमरे से बाहर निकल जल्दी से हॉल की तरफ बढ़ जाता है। नियति की बात सुनकर सारे घर वाले हॉल में जमा होकर ऑडियंस बनकर सोफे पर पहले ही बैठ जाते हैं और शो शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं। क्या हुआ नियति, तुम इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रही हो। आदर्श नीचे आते ही डरते हुए नियति को देख बोला। आदर्श जी आप खुद को समझते क्या हो, आपको क्या लगता है आप जो चाहो वो कर सकते हो और हम चुपचाप आपकी सारी मनमानी सुनते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इतना सब करने की। नियति गुस्से में ही आदर्श की कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए बोली। नियति की गुस्से से भरी बात सुनकर सारे लोग मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे तो आदर्श बुरी तरह से डर जाता है और सोचने लगता है क्या कोई उससे बताएगा उसने किया क्या है, आखिर उसकी गलती क्या है, क्यों इस तरह से उसकी बीवी उसे सारे परिवार के सामने चिल्ला रही है। आदर्श जी, नियति वापस से चिल्लाए। पर हुआ क्या, आदर्श कंफ्यूज्ड सा नियति को देखकर बोला। हुआ क्या ये आप हमने नहीं, खुद अपने आप से पूछिए। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे हमारे बेटे को दूर करने के बारे में सोचने की भी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को इंडिया से बाहर भेजने के बारे में सोचने की। आप होते कौन हो इस तरह से हमारे बेटे को हमसे दूर करने का सोचने वाले। एक तो पहले ही आपकी वजह से हमारी एक बेटी हमसे दूर लंदन में है और अब आप हमारे नन्हे से बेटे को भी हमसे दूर कर देना चाहते हो। कान खोलकर सुन लीजिए आदर्श जी, हम हमारे बेटे को कहीं भी नहीं भेजने वाले हैं और यही हमारा आखिरी फैसला है। नियति गुस्से में ही आदर्श की कॉलर को अभी भी पकड़े हुए ही बोली। नियति की बात सुनते ही आदर्श की नज़र अपने बेटे पर पड़ती है जो मिताली और अभय के पीछे खड़ा अपने ही पिता को देख शैतानों की तरह मुस्कुरा रहा था, जैसे बोल रहा हो देखो डैड मैंने आपको हरा दिया है और आप हार भी गए। अपने बेटे के मन की बात समझ और उसे ऐसे खुश होते हुए देखकर आदर्श का चेहरा काला पड़ जाता है और उसकी शकल सड़े हुए करेले की तरह हो जाती है और वो अपनी उसी सड़ी हुई शकल को लिए अंश को घूर कर देख रहा होता है। जैसे ही नियति ये देखती है वो वापस से चिल्लाए, आदर्श जी आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बच्चे को घूर कर देखने की, आप क्या चाहते हैं आपके ऐसे घूरने से हमारा बेटा डर जाए। नियति मुझे माफ कर दो, मेरी माँ गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे नन्हे से बेटे जो अब बड़ा हो गया उससे घूर कर देख लिया। आदर्श अपने दोनों हाथ को जोड़कर अपनी ही बीबी के आगे हार मानते हुए बोला। कितने बड़े बेशर्म हो ना आप आदर्श जी, कितनी बार कहे आपसे हम आपकी पत्नी हैं मां नहीं, मगर आपको जैसे हमारी कोई बात समझ ही नहीं आती। नियति मुंह फुलाते हुए बोली।
आदर्श की हालत देखकर वहां पर मौजूद मिताली, अभय और वीर संजना के दो छोटे से प्यारे क्यूट बेबी वो दोनों भी होठों पर हाथ रखे हंस रहे होते हैं। तो अंश उसे बड़ा ही मजा आ रहा होता है अपने ही डेट को डांट खाते हुए देखकर। अभी नियति आदर्श से मुंह फुलाकर खड़ी ही थी, उतने में ही एक मीठी और प्यारी सी आवाज सबके कानों में पड़ी। मोम डेट डिनर लग चुका है, अब आप दोनों आगे की लड़ाई डिनर करने के बाद करना। जैसे ही वो आवाज सबके कानों पर पड़ी, सबके होठों पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। आगे के भाग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।